सर। तो क्या बोल रहे थे? हाँ, तो क्या करता है, वो अंदर से आएगा और यहाँ से उठाएगा वो वायल इंजेक्शन का, मेडिसिन शॉप से। वो भले ही डॉक्टर ने उस प्रिस्क्रिप्शन पर नहीं लिखा हुआ है उस इंजेक्शन, और वो इंजेक्शन कुछ नहीं है, सिंपल है। डेरिफाइल इंडेक्स होना एक, थोड़ा सा अगर वो आया चल के तो थोड़ा ब्रोंकियो डायलेटर है, तो उसको लेने के बाद पेशेंट को ऐसे ही अच्छा लगने लगेगा, लगेगा कि खूब हवा जा रहा है उसकी छाती में, तो रिलीफ फील करता है, ऑक्सीजनेटेड जैसा उसको फ्रेशनेस लगता है। तो इंजेक्शन दे दिया, पूछता भी क्या आप अब 20 मिनट रुकिएगा, बैठाएगा, अब ठीक लग रहा है? बोलेगा अब तो बहुत अच्छा लग रहा है, खुश भी है, बहुत अच्छा इलाज है। और क्या करेगा, ये 4 रुपया का दे दिया बिना मतलब के उसको, ये एक्चुअली नहीं देना चाहिए, इसका साइड इफेक्ट है। अब ये उससे कहेगा लाइए 80 रुपया, लाइए तो ले लीजिएगा उससे 80 रुपया, वो भी खुश है, हाँ खुशी खुशी दे देगा, वो पावर वाला सुइया दिया है। और इसको 4 रुपया दे दिया दवा दुकान को, और इधर 2 रुपया वो डिस्पो वैन का दे दिया, 6 रुपया, और ये पूरा वो अपने पॉकेट में रख लिया कंपाउंडर। और ऐसा ऐसा वो दिन में जितना मरीज डॉक्टर के पास आएगा, 5 से 10 मरीज सबके साथ में वो देख लेता है कौन देहात से आया है। तो कोई शहर का पढ़ा लिखा टोपी या चश्मा लगाया उसको नहीं करेगा, देहात के कोला को एकदम सीधा मुंह लेगा पकड़ के ऐसे। 10 से 5 कर लिया, और दिन भर में 400-500 बना लिया, अपना अपना अलग से कमाता है। तो ये सब इस तरह का घोर धंधा, इसीलिए क्यों कहा जाता है शिक्षा जो है सबको प्राप्त करना। जब तक शिक्षित नहीं होगा समाज, और लोगों को पता नहीं चलेगा ऐसे ऐसे कांड हो, तो उनको हमेशा जो है सो नुकसान उठाना पड़ेगा। वो एक तरह से भेड़ बकरियों की तरह उनको लोग जो है शोषण कर रहे हैं, जानकारी के अभाव में उसको बरकरार है। ट्रीटमेंट भी नहीं हुआ, यहाँ डॉक्टर को भी नहीं पता चला कि क्या दिया ये भी खुश है कि डॉक्टर साहब लिखे हैं सुई, और खुश है कि खूब बढ़िया ब्रोंकियो डायलेटर मिल गया, ये खूब थोड़ा देर तक चंगा फील करने लगेगा एकदम, और मजे से घर जाएगा, घर जाके सुतेगा, अगला दिन से फिर कहेगा फिर से पहले जैसे लगा पड़े, वह सुई बात फिर से एक बार दे देती है, अब दे देगी, आएगा फिर अगला बार में फिर दे देगा उसको। इस तरह से ये गलत हो रहा है, बहुत अब्यूज हो रहा है मेडिसिन का। ये इमरजेंसी की दवा है डेरिफाइल इंजेक्शन, किसी को अगर सर सर, लेकिन बहुत लोग तो ऐसे भी होते हैं जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी दवाई वगैरह मेडिसिन वगैरह लेके स्टोर से खाते हैं, तो उनको भी कैसे मतलब पता चलेगा कि सही है मेडिसिन हमारे लिए या नहीं है? तो सीधा उनको नहीं खाना चाहिए, वो गलत करते हैं। ये सबको बताया जाता है कि ओवर द काउंटर ये नियम है। दवा दुकान भी गलत करती है कि एंटीबायोटिक कैसे वो बेच रहा है बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना सर प्रिस्क्रिप्शन। लेकिन अभी तो आप बताएं कि सर दवाई जो हो जाता है 20 इयर्स के बाद से, उस दवाई को भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो इस हिसाब से तो दोनों ही चीजें गलत हुई ना? देखो डॉक्टर वो उस दवाई को लिखेगा नहीं, डॉक्टर आपको ऐसा बहुत कम लिखने वाले मिलेंगे जो लिखेंगे विटामिन डी कैप्सूल, कोई लिखता है डॉक्टर? नियम है ऐसे लिखना चाहिए। अमेरिका में जाओगे ना तो वहां ऐसे लिखेगा विटामिन डी कैप्सूल 2 times a day फॉर 10 days, ऐसे लिखेगा वहां। और यहाँ क्या लिखेगा, नीमा फूला जोक्सापिन, ऐसे कुछ नाम रहेगा उसका पूरा, समझे? जी सर। और उसके यस सर। अंदर कंपोजिशन है, वहां आपको पढ़ना पड़ेगा कि वो क्या है उसके अंदर। इस कंपोजिशन में अगर जेनेरिक दवाई है तो वो क्यों बेच रहा है नुमाफोक्साजिन करके? तो वो बेच रहा है, ये गलत हो रहा है, गलत कर रहा है, वो डॉक्टर गलत कर रहा है। लेकिन इसमें भी क्या किया है ना, ये लोग बहुत होशियार है, क्या करेगा, कंपोजिशन बना देगा। तो क्या किया, विटामिन डी, तो अगर जल्दी इसने क्या किया, विटामिन डी और एक को कुछ जोड़ देगा, कोई एंटीऑक्सीडेंट, कोई सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट तो बैन हो गया क्योंकि सब कैंसर का काउजिंग है। कुछ एक्स्ट्रा सब्सटेंस जोड़ दिया, जिनसेंग, पिनसेंग, या कोई आयुर्वेदिक आयुर्वेद कुछ नाम बना देगा, और उसको जोड़ देगा, कुछ जोड़ दिया, उसको कॉम्बिनेशन का बना दिया, बोलेगा कि नहीं अब ये कॉम्बिनेशन जो है, कॉम्बिनेशन में इफेक्ट उसका है,
तो ये अब जेनरिक नहीं रहा, प्रोप्राइटी बना दिया उसको, और ऐसे ही करके चला रहे हैं लोग, जो कि गलत है। तो ये हो गया, अपना लुटा रहा है इधर। जानकारी होनी चाहिए लोगों को, प्लस ओवर द काउंटर, क्योंकि जो लोग कर रहे हैं ऐसा बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक खा रहे हैं, मान लो उसको कोई फीवर हो गया किसी को, गया दवाई दुकान के पास, वो बोला कि भैया 2 दिन से बुखार है, कुछ दे दो, तो क्या करेगा, कोई एंटीबायोटिक दे दिया, फॉर एग्जाम्पल ऑफ्लॉक्सासिन मान लो दे दिया, ऑफ्लॉक्सासिन। यस सर, मैक्सिमम लोग पीसीएम लेकर ही खा लेते हैं फीवर के लिए। ऑफ्लॉक्सासिन, तो ये ऑफ्लॉक्सासिन देखिए, हाल ये ठीक है, आपने कहाँ क्राइम कर दिया, एक तरह से ये क्राइम है, माइक्रोबियल क्राइम है। आपके इस कदम से कितना बड़ा नुकसान सोसाइटी को उठाना पड़ता है इन लोगों से, देखो क्या होगा। अभी पढ़ाते हैं, देखो बैक्टीरियल रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है, बैक्टीरियल रेसिस्टेंस। क्या किया आपने, बोला दिया 2 गोली दे दिया, 2 टेबलेट, आपने खा लिया सुबह शाम 2 टेबलेट, और 2 ही टेबलेट खाने के बाद लगा नहीं नहीं अब तो ठीक हो गया, और हो भी जाता है जनरली, हाफ डोज में भी पैथोजेंस जो है किल्ड हो गए, और आपका जो इम्यून सिस्टम है वो अधमरे पैथोजेंस को फिर ऊपर से मार देता है आराम से, समझे। तो ये डोज कम हो देने के बाद भी जो है सो कई बार सिम्टम चले जाते हैं, पूरा डोज नहीं दिया वो, लेकिन इसमें क्या हो गया कि कुछ पैथोजेंस मरे नहीं, वो टॉलरेट कर जाते हैं, रेसिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, टॉलरेट कर लिए उस ड्रग को, क्योंकि उस आपने हाफ डोज दिया। उसको 5 मुक्का मारते तब मरता, लेकिन 2 ये मुक्का मारे, क्या हुआ, अब खूंखार हो गया वो। तो सांप को जैसे कहते हैं, हम तो जूलॉजी का नहीं कहना चाहिए, जैसे मारता है तो उसको कहा जाता है कि उसको थपूच दो पूरा, नहीं तो बचा रह गया तो काट लेगा फिर। तो ऐसे ही है, पैथोजन जो है उसको कंप्लीटली मार दीजिए, आप पूरा डोज चलाइए। किसी भी एंटीबायोटिक का मिनिमम जो है 5 दिन 5 दिन डोज होता है। 5 दिन खाए नहीं खाए, 2 ही दिन खाए, अब क्या किए, अब उस आपके बॉडी में अगर कोई रेसिस्टेंट वेरिएंट पैदा हो गया, अब वो जाएगा, आपका बॉडी तो टॉलरेट हो गया, आपके अंदर सिम्टम नहीं आएगा, डेवलप होगा। लेकिन ये जब आपके बॉडी से निकला, एनवायरमेंट में गया, किसी दूसरे को इन्फेक्ट किया, वो रेसिस्टेंस फॉर्म गया उसके बॉडी के अंदर। सेम दवा जो पहले काम कर रही थी, अब ये रेसिस्टेंट फॉर्म पर काम नहीं करेगी, झेल लिया उसको, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, डोज बढ़ाना पड़ेगा, और फिर टाइम बढ़ाना पड़ेगा, 5 दिन तक और खिलाना पड़ेगा दवाई, या जो पहले हम 50 मिलीग्राम में काम चल रहा था, अब 75 मिलीग्राम देंगे। इसी तरह से दुनिया में एंटीबायोटिक का एब्यूज होते होते आज हमारे पास फर्स्ट जनरेशन भी फेल हो गया एंटीबायोटिक, सेकेंड जनरेशन फेल हो गया, थर्ड जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक आर वर्किंग, अब क्या 4th जनरेशन के एंटीबायोटिक भी हैं, 5th जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक पर काम चल रहा है, कुछ डेवलप हुए हैं। तो इस तरह से अब करते रहना पड़ेगा, जैसे मोबाइल अपग्रेड होते रहेगा हर साल, आपका एंटीबायोटिक को भी अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि रेसिस्टेंट फॉर्म हो गया यस है। सर, टीबी देखिए, खराब हुआ था तो नॉर्मल एंटीबायोटिक काम नहीं की, तो बाद फिर लीवोफ्लॉक्सासिन चलाया गया। एंटीबायोटिक बहुत तरह के होते हैं। तो देखिए टीबी में अभी सबसे दुनिया का सर दर्द है एमटीबी, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। ये मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट क्यों डेवलप हुए, लोगों की लापरवाही से। क्यों, क्योंकि इसकी जो दवाई है वो खाना पड़ता है 9 महीना से लेकर 12 महीना। कुछ लोग जो है 6 महीना तक खाए, ठीक हो गया आधा, कुछ हद तक उनको राहत मिल गया, उसके बाद दवा छोड़ दिया, नहीं खाया, डोज कंप्लीट नहीं किया। अभी 3 महीना में क्या हुआ, जो अधमरे थे टीबी के बैक्टीरिया वो फिर से अब इसी व्यक्ति के अंदर फैल जाएंगे और ज्यादातर मजबूत होकर के। अब वो पहले जो दवा खा रहे थे 6 महीना तक, उनसे अब ये ना मरेंगे, उनके बच्चे फिर इनके पनपेंगे, जो मजबूत वाले हैं उनके बच्चे।
उनके प्रोजेनी, उस पैथोजन के प्रोजेनी। अब वो ड्रग से रेसिस्टेंट हो गया पहला, तो डोज बढ़ा करके या दूसरा ड्रग दीजिए। इसी तरह करते करते बीमारी के इलाज में कई तरह के जो ड्रग है वो सब रेसिस्टेंट हो चुका है, और जो बैक्टीरिया है वो मल्टीपल ड्रग रेसिस्टेंट है, कोई दवाई नहीं काम कर रहा है उस पर। बहुत बड़ा चैलेंज है टीबी के इलाज में आजकल ये। तो टीबी फिर से खतरनाक बन गया है, डेडली डिजीज। पहले के टाइम में ये डेडली डिजीज था, और फ्यूचर में भी साधारण बीमारियां जो आज क्यूरेबल हैं, हम आसानी से उनको एंटीबायोटिक दे करके, साधारण एंटीबायोटिक ऑफ्लोक्सासिन जैसा एंटीबायोटिक से हम उसको किल कर देते हैं, लेकिन फ्यूचर में वो इन लोगों को नहीं सुनेगा। हम लोगों को एंटीबायोटिक डेवलप करते रहना पड़ रहा है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। लेकिन इसका बुरा परिणाम क्या होगा कि जैसे जैसे जनरेशन अपग्रेड होगा, एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट आपके बॉडी पर बढ़ता जाएगा। जो फर्स्ट जनरेशन का एंटीबायोटिक था उसका सबसे कम साइड इफेक्ट था, सेकेंड जनरेशन का उससे ज्यादा, थर्ड जनरेशन का उससे भी ज्यादा, फोर्थ जनरेशन का उससे भी ज्यादा साइड इफेक्ट। चॉइस इज योर्स। जिंदा रहना है तो अब क्या करना पड़ेगा, इस एंटीबायोटिक को लेना पड़ेगा। क्या करेगा डॉक्टर, देगा ही। हॉस्पिटल का आईसीयू में भर्ती रहेगा, खूब सारा दवाई चलेगा, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर रहेगा, बहुत पैसा खर्च होगा, लंबा बिल आएगा, तब जा करके जान बच सकती है। दोषी कौन है, ये समुदाय, जो पॉपुलेशन, जो ओवर द काउंटर मेडिसिन ले रहे हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के, और डोज को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, आधा डोज करके छोड़ दिया। इवन डॉक्टर भी जो डोज बता रहा है प्रिस्क्रिप्शन पर, वो डोज भी कितने लोग कंप्लीट खाते हैं, नहीं खाते हैं। तो इस तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनकी वजह से वो बीमारी हुई, वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मजबूत हो गया है उनका पॉपुलेशन, और वो अब परेशान कर रहा है सबको। ओके, 1 सेकेंड। ठीक है, इतना समझिए, ये आउट ऑफ टॉपिक हो गया, देखो टाइम इसमें चला गया। लेकिन जानकारी के लिए आपको जरूरी अवेयर होना चाहिए आप लोगों को, इस सब चीजों को लेकर। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलें। यस सर। तो हम पढ़ रहे थे, डिस्कस कर रहे थे यही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को। ये खत्म हो रहा है टॉपिक आपका, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये जो है हमेशा स्टेट को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को, राज्य जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो फैसिलिटेट करे, हमेशा उनके अंदर अच्छी व्यवस्था हो, दिक्कत ना हो। कोई उस राइट्स को एब्यूज ना करे, कोई संस्था, कोई ग्रुप एब्यूज कर रहा है और कानून अपना काम नहीं कर रहा है, कानून को मुंह चिढ़ा रहा है वो संस्था, फिर उस देश की कानून व्यवस्था चौपट है, फिर कुछ नहीं हो पाएगा, वो बिजनेस जो है ठप हो जाएगा। तो जैसे कोई ऐसा लॉलेस कंट्री है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वहाँ कौन इंटेलेक्चुअल राइट, कहाँ का इंटेलेक्चुअल राइट, साधारण फ्रीडम तो है ही नहीं, तो इंटेलेक्चुअल राइट तो बाद में ना आ गया। तो ये सब अगर इंटेलेक्चुअल राइट मिल रहा है, वो कंट्री प्रोग्रेस है, प्रोस्पेरस है, वहाँ के लोग खुशहाल हैं, सुखी संपन्न है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका इंटेलेक्चुअल राइट, प्रॉपर्टी राइट ओवर होता है। नाउ वी विल सी कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेडी? Yes, sir. या नेक्स्ट क्लास? Sir, attendance. अटेंडेंस लेके चले जाओगे? चलो अटेंडेंस ले लेते हैं। सर रिकॉर्डिंग ऑन है सर।